नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा संसाधन। जब हम ग्रामीण की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि संपूर्ण भारत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा संसाधन। अच्छा, यहाँ पे जब हम भारत की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि संपूर्ण भारत की बात हो रही है। बस इतना आपको अंतर समझना है कि भारत बोले तो ग्रामीण प्लस शहर दोनों, और जब ग्रामीण बोलेंगे तो ओनली ग्रामीण की बात हो रही है यहाँ पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण परिवेश का पूरा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। ये हमारा 22वां वीडियो है, तो अगर आप नए हैं तो रिक्वेस्ट है आप शुरू से जाइए, वीडियो को देखिए और पूरे ग्रामीण परिवेश टॉपिक को कवर कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। जैसा कि हमारा ये स्टाइल है कि हम पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेते हैं, आपको थोड़ा दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है इस टॉपिक से। इसके बाद में फिर हम टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है कि क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से कैसे पूछ सकता है। ये जब आपके माइंड में बैठ जाएगा तो आपकी उत्सुकता अपने आप बढ़ जाएगी कि हाँ, हमें ये टॉपिक अब कवर करना है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन और बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका इतिहास जुड़ा हुआ है मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा जब ये अभी टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो आज का ये पहला क्वेश्चन, और वो भी बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। कुछ लोग नहीं कन्फ्यूज होंगे, लेकिन एक बार जो कन्फ्यूज हो गया वो हमेशा कन्फ्यूज होगा। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। एग्जाम में गलती दोस्तों यही हो जाती है कि गैर परंपरागत स्रोत नहीं है पूछ लिया है, तो वहाँ पे कभी कभी नवीकरणीय ऊर्जा लिख के पूछ लेगा, या फिर जो इंग्लिश मीडियम से है वो हमेशा से कन्वेंशनल या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पढ़ते चले आए होंगे। तो ये तीन नाम ऐसे हो जाते हैं कि आपस में मिश्रित हो जाते हैं। जैसे हम लोग निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का डेफिनेशन पढ़ते हैं और कभी कभी उल्टा हो जाता है चीज़ें वहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी ये चीज़ें महसूस होती हैं जब आप एग्ज़ाम में जल्दबाजी में रहते हो और गैर परंपरागत स्रोत देखते हो, तुरंत मार के चले जाते हो, लेकिन आगे ध्यान नहीं देते हो कि यहाँ कोने में नहीं भी छुपा हुआ है। तो इस चीज़ को आपको पकड़ना है एग्ज़ाम में। जैसे ये क्वेश्चन आएगा आपको होशो हवास में इस क्वेश्चन को मार्क करना है, अदरवाइज आता आता क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा और एक मार्क्स के साथ साथ में आपका नेगेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है दोस्तों? देखिए, परंपरागत और कन्वेंशनल ये दोनों ऐसे होते हैं जैसे कोयला वगैरह हो गया, ठीक है, इसके बाद में जल विद्युत हो गया, एंड आपका पेट्रोलियम वगैरह हो गया। ये क्या है? ये परंपरागत हैं और कन्वेंशनल हैं, और इनको हम बोलते हैं अनवीनीकरणीय ऊर्जा हिंदी में। ठीक है, और जब हम सूर्य की बात करते हैं, पवन ऊर्जा की बात करते हैं, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा की बात करते हैं, यानी कि जो नेचुरल एनर्जी होती है, जो कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा होती है, उसको हम बोलते हैं गैर परंपरागत। क्या बोलते हैं? गैर परंपरागत। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। क्या? नॉन कन्वेंशनल। बहुत लोग इसको अनकन्वेंशनल बोल देंगे, तो ये अनकन्वेंशनल नहीं, नॉन कन्वेंशनल होगा। अन लगाने की आदत बहुत लोगों की होती है। ठीक है, कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल। तो यहाँ पे गैर परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल, नवीनीकरणीय ऊर्जा। नवीनकरणीय ऊर्जा, नवीनकरणीय से आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि एक एनर्जी से हम दूसरी एनर्जी में इसको चेंज करने जा रहे हैं, यानी कि नवीनीकरण करने जा रहे हैं। यानी कि बिल्कुल भी हमारा उस टॉपिक से मतलब नहीं था, लेकिन हमने उसको अपने यूज़ में कर लिया है। अब धूप आ रही है, बहुत लोग धूप खा लेते हैं, जानवर धूप खा लेते हैं, वो तो उसको चेंज करने नहीं जाता है, इंसान ही चेंज करता है, यानी कि ये नवीनकरणीय ऊर्जा हो गई। ठीक है, ये आपको मैंने आसानी से समझा दिया, अब शायद आप कभी नहीं भूलेंगे। और जब नवीनकरणीय लिखा रहेगा, फिर से एक बार थोड़ा सा हिंट, जब नवीनकरणीय लिखा रहेगा तो इसके आगे जो और दोनों टॉपिक होंगे वो नेगेटिव होंगे, यानी कि वो गैर परंपरागत और नॉन कन्वेंशनल। ऐसे भी आप इस ट्रिक को समझ सकते हो कि जब नवीनकरणीय ऊर्जा की बात करेगा तो वो जो आगे का दो पॉइंट होगा वो नेगेटिव होगा, और जब यहाँ अनवीनीकरणीय की बात करेगा, अनवीनकरणीय की बात करेगा, तो जो अगले दो पॉइंट होने वाले हैं वो पॉजिटिव होने वाले हैं, यानी कि परंपरागत और कन्वेंशनल। आई थिंक कंप्लीट मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया है। पहले क्वेश्चन से ही हमने सारा का सारा मैटर, सारा का सारा डाउट क्लियर कर दिया है, एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है बहु अरब डॉलर परियोजना तापी। बस आपको जस्ट नाम याद रखना है और किस चीज़ से संबंधित है आपको बस इतना याद रखना है, डिटेल नहीं करना है। बहु अरब डॉलर परियोजना तापी, जो कि 2015 में स्टार्ट हुआ था, अब चूंकि योजना है इसलिए मैंने इसको ले लिया। ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ये आपका प्राकृतिक गैस से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राकृतिक गैस से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में OTE का मतलब क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में OTE का मतलब क्या है? गैर पारंपरिक बोले तो मैंने बताया था
जो पवन ऊर्जा होती है, सूर्य ऊर्जा होती है, उनको गैर पारंपरिक बोलते हैं। ठीक है, बात बीच बीच में मैं आपको याद दिलाता चलूँगा। तो ये समुद्रीय उष्मीय ऊर्जा बोलते हैं इसको। ठीक है, OTE का हिंदी फुल फॉर्म जो होता है समुद्रीय उष्मीय ऊर्जा बोलते हैं। और अगर हम इंग्लिश में जाएंगे तो ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है, OTE ओशियन थर्मल एनर्जी, हिंदी में समुद्रीय उष्मीय ऊर्जा। ओके, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? तो ये आपका दार्जिलिंग में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रख लेना, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो दार्जिलिंग में हुई थी। और ये ऊपर वाले भी इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको किसी को भी अवॉइड नहीं कर सकते हो, एग्जाम में आ गया फिर दिक्कत हो जाएगा अगर आपने अवॉइड किया तो। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्ट का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो भारत का पहला शहर जिसने नगर के कूड़े कचरे का उपयोग करके, मतलब वहाँ के फालतू की चीज़ों के जो अवशेष होते हैं उनको यूज़ करके बिजली उत्पादन किया, तो वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली है। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे नहीं जानते हैं, कुछ लोग तो जानते होंगे कि श्वेत कोयला किसको बोलते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आज आप जान लीजिए कि श्वेत कोयला हम जल विद्युत को बोलते हैं। ऐसा कोयला जिससे नुकसान ना हो, मतलब पर्यावरण प्रदूषित ना हो, उसको हम बोलते हैं श्वेत कोयला। बाकी काला कोयला सभी लोग जानते हैं, कोयला काला है ना, चट्टानों ने पाला है, और अंदर काला बाहर काला फिर भी पता नहीं क्या साला, ऐसे करके गाना भी है, आप देख सकते हो, भाग मिल्खा भाग। ओके, देखिए श्वेत कोयला आपका जल विद्युत। ओके, इसमें क्या करना है, हाँ ये मैंने इसमें एक चीज़ और ऐड किया है, ये आपका आज का प्रश्न है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हुई है तो जस्ट एक अलग से क्वेश्चन डाल दिया, थोड़ा सा रंग में भंग कर दिया है ताकि आपका ध्यान पॉलिटी पे भी जाए कि हाँ हमें पॉलिटी भी पढ़ना है लेखपाल के एग्जाम में। तो पॉलिटी का आपका क्वेश्चन है दोस्तों, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में लिख के तुरंत के तुरंत सभी लोग बताओ, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिया गया है? कमेंट सेक्शन में लिखो और वहाँ पे मिलो हमसे। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, अगला पॉइंट है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे। इस चैप्टर से संबंधित जो टॉपिक हमें देखने हैं वो हम अब करने वाले हैं। तो अब हम आते हैं अपने डेफिनेशंस की तरफ कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसमें। तो हमारा पहला पॉइंट है नवीनकरणीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? नवीनकरणीय ऊर्जा। और नवीनकरणीय ऊर्जा मैंने बताया था, जिस चीज़ को आप नवीनीकरण करने जा रहे हो ऐसा ऊर्जा, यानी कि वो नेचुरल था, आप उसको आर्टिफिशियल में चेंज करने जा रहे हो। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड भाई, यहाँ पे तो गोलमाल हो रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों जिन लोगों ने PDF बाय कर लिया है वो बिना थैंक यू बोले रह नहीं पा रहे हैं। वो थैंक यू एटलीस्ट चाहे एक दिन के बाद भी उनका थैंक यू आता है, लेकिन आता ज़रूर है, क्योंकि जब वो PDF पढ़ते हैं और उनको कंटेंट मेहनत वाला लगता है, इसके बाद में वो उसकी वैल्यू समझ जाते हैं कि अगर मैं इसको बनाने बैठता तो वास्तव में 3 से 4 घंटे 5 घंटे लगते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे होंगे, इस टाइम देख रहे होंगे जब से ये रिज़ल्ट वगैरह आया है, मैं पिछले 2-3 दिन से वीडियोज़ नहीं ला पा रहा हूँ। अदरवाइज़ 2-3 अपडेट्स पर डे मैं आपको दे देता था, और उस टाइम पे मुझे व्यूज़ भी मिलते थे ठीक ठाक, 15,000 10,000 पहुँच जाता था आराम से। लेकिन मैं नहीं ला रहा हूँ क्योंकि कंटेंट पे काम कर रहा हूँ। कंटेंट पे काम करने से इतना फुर्सत ही नहीं मिलता है कि फालतू के वीडियोज़ मैं आपके सामने लाऊँ, और इस चीज़ की वैल्यू कोई समझता ही नहीं है। कंटेंट दोस्तों ऐसे नहीं बन जाता है। एक एक चीज़ जब मैं अपने हैंड राइटिंग से लिखता हूँ, और यहाँ पे जो चीज़ें लिख रहा हूँ ये 3-4 जगह से देख के, और जो सबसे छोटा होता है और महत्वपूर्ण चीज़ होती है और जो आपको समझ में आ जाए वो चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अदरवाइज़ डेफिनेशन आप देखोगे तो बहुत जगह पे मिल जाएगा, लेकिन मुझे क्या होता है कि उसको पढ़ना, डेफिनेशन लिखना और उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, इस चीज़ को पकड़ना, सब में समय लगता है। ऐसे नहीं कि मैं आपको जस्ट लिखा और इसके बाद मैं आपको समझा दिया, ऐसे नहीं होता है। उसको 2-3 बार पढ़ के आपको समझाना होता है, एग्जाम्पल देने होते हैं, एग्जाम्पल्स आपको समझ में एटलीस्ट वैसा एग्जाम्पल होना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर ध्यान देता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, 4 से 5 घंटा लगता है दोस्तों एक कंटेंट प्रिपेयर करने में, लेकिन इस चीज़ की वैल्यू कोई नहीं समझ रहा है। और जब मैंने मात्र 50 रुपये रख दिया है तो ये आप लोग पेड कोर्स कह रहे हो। क्या पेड कोर्स है? पेड कोर्स तो वो है जो आपको 999 में दे रहे हैं, ये पेड कोर्स है कि एक कम 1,000 रुपये। मैं भी चाहता तो 49 बोल देता, एक कम 50 है, लेकिन मैंने 50 बोला, और जिस दिन मैं लॉन्च करूंगा कोर्स उस दिन मैं सीधे 1,000 लिखूंगा। हालांकि मैं ऐसा कभी करूंगा ही नहीं कि 1,000 का कोर्स मैं आपको बेचूं, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे मैं एकदम से अलग सपना लेके उतरा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं फ्री शिक्षा देने लगूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सपना ही लेके अलग उतरा हूँ। मेरा उद्देश्य ये होगा कि 2 से 3 साल के अंदर भारत के जो ऐसे युवा हैं जो बरगला के सरकारी नौकरी की तैयारी करने चले आए हैं भूल के, जबकि वो ज़िंदगी में कुछ और भी कर सकते थे, उनको यहाँ से हटा देना है।
मैं एकदम से इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि 100 बच्चे अगर एक गांव में पढ़ के निकल रहे हैं, ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, तो ये सब सरकारी नौकरी की तैयारी करने चले हैं। ये जो ग्रेजुएशन करके निकले हैं, इनका उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करना था, अपनी लाइफ स्टाइल में अपने आप को एक मोरल, एक पोलाइट और एक जागरूक इंसान बनाना था। ना कि इनका उद्देश्य ज़िंदगी में ये था कि ये सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए अपना जीवन 30-35 साल तक ऐसे ही व्यर्थ कर दें, अपनी एनर्जी 30-35 साल तक व्यर्थ कर दें। तो मेरा उद्देश्य ये एग्ज़ाम दिलवाने के बाद में लेखपाल वगैरह का, या फिर आने वाला 1-2 साल और देख सुन के, ठीक है, जब मुझे लगेगा तो मैं स्विच करूँगा ऐसे पॉइंट पे कि जितने युवा हैं जो वास्तव में जो टॉपर नहीं थे अपने यहाँ के, अपने स्कूल के टॉपर नहीं थे, जो टॉपर हैं वो ऑलरेडी आ सकते हैं इस फील्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। वो आदमी को देख के कहते नहीं है कि आप इसमें आ सकते हो, आप उसमें जा सकते हो, वो चीज़ें हैं, वो सेलेक्ट करना, बताना, गाइड करना। तो ये मेरा उद्देश्य रहेगा। यहाँ पे मैं 1000 का, 2000 का, 5000 का कोर्स लॉन्च करने नहीं आया हूँ। आप लोग सेटिस्फाई रहो। फिलहाल मैं फिर बोल रहा हूँ कि क्यों दिक्कत हुई। जब मैंने बोला था कि 50 रुपये में कोर्स 30 अक्टूबर तक है और आप इसके बाद में मैं 75 कर दूंगा, 100 कर दूंगा, तो क्यों दिक्कत हुई? यानी कि आपने परचेज नहीं किया है और आप आज परचेज करना चाहते हो ना भाई, तभी तो चिल्ला रहे हो कि 75 क्यों कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, आप परचेज करना चाहते हो, आप ले लो 50 रुपये का, तो लोगे भी नहीं, वो भी महंगा लगेगा फिर, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि इस चीज़ के पीछे कितनी मेहनत लग रही है। 4 घंटे 5 घंटे मैं आपको अपना कीमती समय दे रहा हूँ, अपने जीवन का 4 से 5 घंटे मैं आपको कीमती समय दे रहा हूँ। मैं आपसे बोलूँ आज अभी जब आप तैयारी कर रहे हो लेखपाल के एग्ज़ाम की, मैं आपसे बोलूँ कि मेरे लिए 2-3 घंटे दे दो, तो तुम यही कहोगे, आप यही कहोगे कि मेरे पास सर जी आधे घंटे का भी समय नहीं है। तुरंत आपके मुंह से निकल जाएगा मेरे पास खाने तक का समय नहीं है, और मैं अपना 4-5 घंटे आपको दे रहा हूँ, इस चीज़ की कीमत बिल्कुल भी नहीं है। सच दोस्तों कड़वा लगता है, फिर से बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ आप समझिए। और इस चीज़ के लिए मैं आपसे जस्ट अगर 50 रुपीज़ कह रहा हूँ कि ये आपके लिए भी सही है, क्योंकि जब किसी चीज़ की तैयारी तन मन धन से की जाती है तो वो चीज़ सफल होती है। 2 चैनल जो बड़े चैनल है, जो विश्वसनीय चैनल हैं, उनका भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन आप उसको 1000 रुपीज़ दे के ही परचेज करना या फिर उनका कोर्स ज्वाइन करना, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। नवीनकरणीय ऊर्जा दोस्तों ये होता है प्राकृतिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनको हम एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में लाएंगे, मैन मेड करेंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं नवीनकरणीय ऊर्जा। ओके, कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा है, पर्यावरण के अनुकूल होती है, इसको हम बोलते हैं नवीनकरणीय ऊर्जा। इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसका एग्जाम्पल वही है सूर्य, पवन, भूतापीय, ठीक है। ये सारी जो ऊर्जाएं होती हैं इनको हम नवीनकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। अगला देखिए, अगला पॉइंट है भारत में नवीनकरणीय ऊर्जा की स्थिति। देखिए ये महत्वपूर्ण है, भारत में नवीनकरणीय ऊर्जा की स्थिति। उद्देश्य हमारा ये है कि 2030 तक स्वच्छ स्रोतों पर आधारित बिजली का उत्पादन किया जाए। कितने परसेंट? 40%। टोटल बिजली का जो हम 100% बिजली उत्पादन करते हैं उसमें से 40% बिजली हमारी ऐसी हो कि हमारा लक्ष्य है कि हम उसका 40% उत्पादन जो है वो स्वच्छ क्या बोलते हैं उसको, संसाधन से करें, ठीक है। अब स्वच्छ संसाधन का मतलब यही है कि नवीनकरणीय ऊर्जा से करें। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो बिजली का उत्पादन हो रहा है वो 77% अप्रॉक्स कोयले से हो रहा है। अब कोयले से जो बिजली उत्पन्न होती है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है, हार्मफुल होती है वातावरण के लिए, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। और आज भी हमारे भारत देश में कोयले पे डिपेंडेंसी बहुत ज़बरदस्त है। आपको पता होगा अभी कोयला हमारे यहाँ घट गया था, पिछले बीच में आप देख रहे होंगे कि बिजली की कटौती हो रही थी, वो इसी कारण हो रही थी क्योंकि कोयला बीच में कम हो गया था। चाइना में पहले कम हुआ, इसके बाद में फिर भारत में कम हुआ। तो ये डिपेंडेंसी है कोयले पे, इसीलिए फिर जो है हमारा ये बिजली वगैरह कटी थी बीच में। और अगर हम फ्यूचर में भी कोयले पे ही डिपेंड रहेंगे तो ये क्या है, ये परंपरागत स्रोत है, कहीं ना कहीं आगे चल के ख़त्म हो जाएगा, कन्वेंशनल है, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सारी की सारी चीज़ों को जल्द से जल्द नवीनकरणीय ऊर्जा पे फोकस कर लें। इसीलिए ये चैप्टर बना दिया गया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे, तो उसमें ऊर्जा संसाधन है उस पर जरूर बात की जाती होगी, क्योंकि ये हमारा भविष्य है, ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में लिखना, फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भविष्य का ईंधन किसे बोलते हैं। अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे होगे तो जस्ट अभी जाओगे कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर लिखोगे कि भविष्य का ईंधन हम किसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 2022 तक जो हमारा उद्देश्य है, 2022 तक उद्देश्य जो है नवीनकरणीय ऊर्जा से एनर्जी प्रोड्यूस करने का, वो आप देख लीजिए 175 गीगावाट है। कितना है? 175 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा से हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है 2022 तक, जिसमें से जो सौर ऊर्जा से हम प्रोड्यूस करेंगे वो हमारा लगभग हो जाएगा 100 गीगावाट।
ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि 2022 तक हमारा उद्देश्य कितना गीगावाट तक प्रोड्यूस करना है सौर ऊर्जा से एनर्जी, तो वो आपका हो जाएगा 100 गीगावाट। पवन ऊर्जा आपका 60 गीगावाट है, और इसके बाद में बायो पावर जो है वो आपका 10 गीगावाट है, और छोटी पन बिजली योजना जो है ये आपका 5 गीगावाट है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए इन तीनों चीज़ यहाँ पे इसमें सौर ऊर्जा और ये पवन ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए कि सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट और पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो 2018 का स्टेटस था उसको हम चेक कर लेते हैं कि 2018 में क्या कंडीशन थी नवीनकरणीय ऊर्जा की भारत में। तो तापीय ऊर्जा उस टाइम पे 63% था, अप्रॉक्स 64, और नाभिकीय ऊर्जा 1.95%, पन बिजली परियोजना आपका 13.09%, एंड नवीनकरणीय ऊर्जा आपका 21.12%। ठीक है, आगे बढ़ता है दोस्तों, देखिए इसमें क्या है। अगला पॉइंट है नवीनकरणीय ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए प्रमुख प्रयास। नवीनकरणीय ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए प्रमुख प्रयास, क्या क्या हम लोगों ने प्रयास किया, कौन कौन सी योजनाएं चलाई। हालांकि योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा करेंगे। सारी योजनाओं की चर्चा हम यहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं, एक अगला पार्ट लेंगे उसमें हम कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा भारत पे फोकस ऊर्जा संसाधन है। अगला जो वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें हम उत्तर प्रदेश प्लस जो योजनाएं थोड़ा बहुत रह जाएंगी इसमें, उसको हम कवर कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, देखिए पहला योजना हमारा है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान बोल रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। ठीक है, ये आपका स्टार्ट हुआ था 11 जुलाई 2010 को। कब स्टार्ट हुआ था? 11 जुलाई 2010 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन स्टार्ट हुआ था। 2022 तक 20,000 मेगा ग्रिड का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2022 तक 20,000 मेगा ग्रिड का, या फिर मेगावाट आप बोल दीजिए, मेगावाट ग्रिड का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और ये जो इसको नहीं याद रखना है, ये दूसरी लाइन आपको याद रखना कि 2015 में इसको अपडेट करके 2022 तक 1 लाख मेगावाट रख दिया गया है। आई थिंक दोस्तों ये जो हमने पिछली बार पढ़ा था, यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 2022 तक 175 गीगावाट में 100 गीगावाट जो है ये आपका सौर ऊर्जा है। 100 गीगावाट आपका ये सौर ऊर्जा है। और आपको पता होगा कि गीगा जो होता है वो मेगा से बड़ा होता है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देखिए, वहाँ पे 100 गीगावाट लिखा हुआ है, और वही चीज़ आई थिंक यहाँ पे आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि वही ये कुछ अलग है। 1 लाख मेगावाट को ही हम लोग 100 गीगावाट लिखते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वही होगा। मैं जस्ट अभी पढ़ाया ऊपर, तो यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें वही हैं 2022 तक, यानी कि 1 लाख गीगा और मेगा वो चीज़ें एक होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय बायोगैस खाद्य प्रवर्धन कार्यक्रम, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय बायोगैस खाद्य नहीं है, खाद है। राष्ट्रीय बायोगैस खाद्य प्रवर्धन कार्यक्रम ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में घरों में खाना पकाने के लिए ईंधन तथा प्रकाश स्रोत के रूप में बायोगैस संयंत्र की स्थापना का प्रावधान। ज़्यादा कुछ नहीं है, बायोगैस की स्थापना का प्रावधान शहरी और यहाँ पे अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस से जो खाना वगैरह बनता है प्लस जो प्रकाश वगैरह हम निकाल सकते हैं उसका प्रावधान है जस्ट इसमें। अगला पॉइंट है सूर्य मित्र किरण। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि बीच में मैंने लेक्चर ज़्यादा दे दिया था तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए फास्ट चल रहा हूँ। सूर्य मित्र किरण आपका जो है, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये जो युवा है ना, युवा, इनको कौशल प्रदान करना, सूर्य से संबंधित जो हम ऊर्जा का संसाधन का यूज़ कर सकते हैं उससे संबंधित कौशल युवाओं को देना, यह है सूर्य मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला पॉइंट है सौर ऋण कार्यक्रम। सौर ऋण कार्यक्रम ये स्टार्ट हुआ था 2003 में। 3 साल में लगभग 16,000 से अधिक सोलर होम सिस्टम को 2000 बैंक शाखाओं के माध्यम से वित्त पोषित करना। मतलब इसका ये है कि 2000 से ज़्यादा बैंक ऐसे होंगे, ठीक है, जो 16,000 से अधिक सोलर होम सिस्टम का मतलब जो छत पे लगता है वही खाना वाना बनाने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो उनको वित्त पोषित करना, यानी कि 16,000 सोलर पैनल एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना। अब वो कैसे करेंगे, वो लोन वगैरह देके जो आएगा योजना वगैरह उसके अंतर्गत वो लोग लोन देंगे इसके लिए, ठीक है। अगला पॉइंट है जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो मैंने बोला था आप लोगों को कि नेम का कन्फ्यूज़न हो सकता है, नेम का कन्फ्यूज़न हो सकता है, उसको मैंने यहाँ पे डिटेल कर दिया है क्योंकि बोलने में और देखने में थोड़ा सा अंतर होता है। तो यहाँ पे आप पिक्चर जब देख लोगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। देखिए परंपरागत स्रोत और कन्वेंशनल स्रोत के साथ में ये नेगेटिव लगा हुआ है अनवीनीकरणीय, ठीक है, और यहाँ पे गैर परंपरागत और नॉन कन्वेंशनल के साथ में ये पॉजिटिव लगा हुआ है नवीनकरणीय, और नीचे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें मैंने डिटेल कर दिया पहले पॉइंट पे, पहले पेज पे, तो उसको हम यहाँ पे डिटेल नहीं करेंगे, अदरवाइज लेक्चर लंबा होगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कुछ प्रमुख ऊर्जा स्रोत देख लेते हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख ऊर्जा स्रोत में आपका कोयला नंबर 1 पे है। जैसा कि मैंने बताया कि कोयला का यूज़ भारत में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिजली वगैरह के लिए भी हो रहा है, प्लस हम लोग पर्सनल लाइफ में भी कोयले का ही यूज़ करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज जो चाय भी बनती है वो भी अभी कोयले पे ही बनती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये कोयला जो है ये हाइड्रोकार्बन से बनता है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं?
कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड से बनते हैं ना, C और H के जो बॉन्ड से बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, गुणवत्ता आप देख लीजिए, कोयले की जो गुणवत्ता है ये घटते क्रम में है। ये एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है और लिग्नाइट है, देन पीट कोयला और केनाल कोयला। तो आपको याद रखना है ये एंथ्रासाइट पॉइंट याद रखना है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट का होता है। और इसमें जो कार्बन की प्रतिशतता जो होती है, जिस कोयले में कार्बन की प्रतिशतता ज़्यादा होती है वो सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे लगभग 94 से 98% कार्बन होता है, किसमें, एंथ्रासाइट में, यानी कि ये बेस्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको बिटुमिनस और लिग्नाइट, ये क्रम आप याद रखना, क्रम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगला पॉइंट देखिए, भारत में कोयले के कुल उत्पादन का 77% भाग विद्युत उत्पादन में होता है। मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में। प्राप्तीय स्थान, इसको आप लोग चेक करेंगे दोस्तों ज्योग्राफी में, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लिखता तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कंटेंट यहाँ पे, तो लेक्चर भी बहुत लंबा नहीं करना है मुझे। तो वैसे भी आप जो खनिज वगैरह पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि खनिज जो डिटेल होता है कि मैग्नीज कहाँ मिलता है, जस्ता कहाँ मिलता है, चांदी कहाँ मिलता है, सोना कहाँ मिलता है, कोयला कहाँ मिलता है, तो वहाँ पे आप इसको डिटेल करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप प्राप्तीय स्थान ज्योग्राफी में चेक कर लेना। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, ये इंडिया में जो है ये झारखंड और मध्य प्रदेश में ज़्यादा मिलता है कोयला। ठीक है, और पूरे अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड आप देख लीजिए, यहाँ पे नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे अमेरिका है और नंबर 3 पे अपना भारत है। ठीक है, तीसरे स्थान पे पूरे वर्ल्ड वाइड हम कोयले के प्रोडक्शन में हैं, तीसरे स्थान पे। भारत में शीर्ष जो है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने लिख भी दिया है, मैंने आई थिंक ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड, ये तीनों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग इसको चेक कर लेना अच्छे से, अपने एग्जाम ज्योग्राफी के बुक में देख लेना। अगला पॉइंट है सौर ऊर्जा। राष्ट्रीय सोलर मिशन की जो स्थापना हुई थी, जो 2010 में हुई थी, ये एक तरह से योजना है, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख रखा है, पॉइंट हाईलाइटेड है, यानी कि आपको इसको याद करना है। राष्ट्रीय सोलर मिशन की स्थापना 2010 में हुई थी। ये देश के लेवल पे है, यानी कि केंद्रीय स्तर पे है। देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान के जैसलमेर के नोरखा में स्टार्ट हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ था? राजस्थान के जैसलमेर के नोरखा या नोरवा, जो भी आप इसको पढ़ लो। ठीक है, कहाँ, ये क्या है? सोलर थर्मल पावर, जो कि प्रथम है, ये आपका है। ठीक है, अगला पॉइंट है देश का सबसे बड़ा सोलर थर्मल प्लांट। अब यहाँ पे मैं जब देख रहा था तो कई सारे बुक में मैंने नेट भी किया, गूगल भी किया, कई सारे प्लेटफॉर्म पे भी देखा, तो ये दोस्तों मुझे कई तरह से कई जगह पे मिल रहा है। कहीं पंजाब मिल रहा है, कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं कहीं मिल रहा है। तो ये अपडेट हुआ है, आई थिंक आप लोग इसको, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्षमा चाहता हूँ, इसको आप लोग कृपया करके अपडेट कर लेना, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च किया और मैं डाउट में चला गया। तो इसको रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद अपडेट कर लेना कि देश का सबसे बड़ा सोलर थर्मल प्लांट कौन सा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, आंध्र प्रदेश में साजलीपल्ली भारत का पहला गांव है जिसमें संपूर्ण विद्युतीकरण और ऊर्जा से, देखिए इसमें मैं साफ बता रहा हूँ कि पहला ऐसा गांव जिसमें संपूर्ण विद्युतीकरण, ठीक है, सोलर से किया गया है, वो कौन सा गांव है? तो ये है आंध्र प्रदेश में साजलीपल्ली गांव। ठीक है, जिसमें विद्युतीकरण संपूर्ण सोलर से हो रहा है। आगे का पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर अंकलेश्वर बांध पे बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट? आपका नर्मदा नदी पर अंकलेश्वर बांध पे बनाया जाएगा, जो कि खंडवा जिले में है, मध्य प्रदेश में। ये आपके जीएस में भी पूछ सकता है। अंकलेश्वर बांध कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। और इसकी विशेषता क्या है? सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पे यहीं पे है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिए। अक्टूबर 2020 में पुदुचेरी हवाई अड्डा, जस्ट वन सेकेंड, हाँ, अक्टूबर 2020 में पुदुचेरी हवाई अड्डा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तनम AAI का पहला हवाई अड्डा बना। अब ये आपके जीएस में भी पूछ सकता है, इसलिए, और चूंकि सौर से संबंधित है इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछ ले, आपको अगर आता है तो 1 नंबर ये आपको दे देगा। देखिए, अक्टूबर 2020 में पुदुचेरी हवाई अड्डा, कौन सा अड्डा? पुदुचेरी हवाई अड्डा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित AAI का पहला हवाई अड्डा है। अगला पॉइंट है नवंबर 2020 में किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन लॉन्च हुई? अब ये आपका रेलवे में भी पूछ सकता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि ट्रेन की बात आ गई है ना, तो ये पूछ सकता है जीएस में, ग्रामीण में, प्लस आपका आरआरबी में भी पूछ सकता है। अब ये ग्रामीण में क्यों पूछेगा? क्योंकि मैंने देखा है किसी अच्छे चैनल पे, मैंने देखा था, यहाँ पे ये कंटेंट में था, तो मैंने इसको ले लिया है। देखिए, नवंबर 2020 में किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन लॉन्च हुई है? तो ये आपका केरला में हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, सोलर मैन ऑफ इंडिया
शायद किसी को पता होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सोलर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं चेतन सिंह सोलंकी को। किनको बोलते हैं? सोलर मैन ऑफ इंडिया चेतन सिंह सोलंकी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो सोलर यहाँ पे लगा हुआ है और सोल यहाँ पे भी है। ठीक है, तो सोलंकी को हम सोलर मैन बोलते हैं। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट तथा सोलर पार्क की स्थापना दोनों मध्य प्रदेश में है। देखिए कंफ्यूज करता है, यही मैं कहता हूँ कि डेटा थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है बड़ा छोटा में। तो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो मैंने वहाँ पे छोड़ा था वो एक्चुअली डेटा कई तरह से मिल रहा था मुझे, तो ये मध्य प्रदेश है। आप देख लीजिएगा, फिलहाल अपडेट जरूर कर लेना। और अगर हम सबसे बड़ा सोलर पार्क की बात करेंगे तो ये गुजरात में है, लेकिन ये ध्यान देना कि सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट तथा सोलर पार्क की स्थापना, ये दोनों का आंसर मध्य प्रदेश है। अगर सोलर पार्क बोलेगा नॉर्मली तो मध्य प्रदेश लगा देना कि कहाँ पे लगाया गया है। अब यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैं कंफ्यूज था। दोस्तों आप लोग सबसे बड़ा छोटा इसका जो थोड़ा नेट पे रिसर्च कर लेना, मैंने यहाँ पे हिंट भी दे दिया आपको। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ये है खनिज तेल। खनिज तेल तथा पेट्रोलियम, ये ओएनजीसी की स्थापना जो है 1957 में हुई थी। ये असम में जो आपके जो स्थान है, प्रमुख स्थान है, उसको आपको याद रखना है। असम में डिगबोई, नाहरकटिया, सुरमा घाटी में पेट्रोलियम मिलता है। गुजरात में आपका खंभात और अंकलेश्वर में मिलता है। महाराष्ट्र में सभी को पता है मुंबई हाई में मिलता है। ठीक है, तो ये आप स्थान याद रखना। अब इसमें मैंने हिंट दे दिया आपको, शेष आप ज्योग्राफी से कवर कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी आपको कवर करना होगा खनिज से संबंधित वो आप ज्योग्राफी से कंप्लीट कर सकते हो। ये तो बस प्रमुख चीज़ें थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसका अगला पार्ट आएगा और ये पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग यूपी में खनिज संसाधन जो हैं उनको कवर करेंगे, और बाकी जो छोटा होगा इसमें उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो सेशन को एंजॉय किया होगा। आगे के वीडियोज़ के लिए आप लोग रेडी रहें, कंप्लीट कराया जाएगा। और बस उम्मीद करता हूँ कि आप बातों को बुरा नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नेगेटिव ले लेते हैं चीज़ों को। थोड़ा सा लेक्चर देना बनता है, गुरु हूँ, बोल सकता हूँ। कोई कुछ कहता है तो बुरा लगता है ना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है और उस पर कोई कुछ टिप्पणी करता है तो बहुत बुरा लगता है। अगर मेरी जगह पे आप होते तो शायद आपको भी बुरा लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी से टाइपिंग नहीं करवा रहा हूँ, ना मैं उसको पैसे दे के कुछ कट कॉपी पेस्ट करवा रहा हूँ। मेहनत सारा का सारा खुद का है। ये आप अभी देख रहे हो, और मैं इसको जब पेड का एग्ज़ाम हुआ था तो आपको याद होगा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो उस टाइम पे फ़ैन बंद करके पूरा मैं रिकॉर्ड करता था। 1-1.5 घंटे रिकॉर्ड करता था, गर्मी से हालत पंचर हो जाता था हमारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल आपको दिखता नहीं है एक वीडियो के पीछे कितनी मेहनत होती है, वो तो एक यूट्यूबर ही समझ सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना। जय हिंद। यूट्यूबर नहीं दोस्तों, यूट्यूबर कहना गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम बनाते हैं, कंटेंट आके बोल देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो वही समझ सकता है जो एक इनिशियल यूट्यूबर होगा, वो समझ सकता है, ऐसा मैं बोलूँगा। मिलते अगली वीडियो में। अगेन धन्यवाद।